दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकस चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग एचयू यानी हेल्थ एजुकेशन अफसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस क्रम में पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम यानी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के संबंध में पढ़ा था। अब डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के संबंध में जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने देखा कि जो स्वास्थ्य है उसको सही रखने के लिए कितने डायमेंशंस हैं। तो हमने 5 प्रमुख डायमेंशंस और 2 अन्य डायमेंशंस के बारे में देखा था। 5 प्रमुख कौन-कौन से थे? तो फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन। और इसके साथ-साथ 2 और डायमेंशंस की बात हमने किया था जो वर्तमान जीवन शैली और बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य पर आधारित थे। इनमें एक था एनवायरमेंटल डायमेंशंस और दूसरा ऑक्यूपेशनल डायमेंशंस था। ठीक है? हम लोगों ने जो विस्तृत चर्चा की थी वो केवल एक डायमेंशन पे चर्चा की थी, फिजिकल डायमेंशन यानी जो शारीरिक आयाम है स्वास्थ्य के, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं मेंटल डायमेंशन पर और जो हमारी अगली वीडियो होगी वह कोशिश करेंगे हम कि ये जो शेष डायमेंशन है उनको समाहित करते हो। ठीक है? तो आज हम चर्चा करेंगे मेंटल डायमेंशन की और यह बात करेंगे कि किस तरह से जो मानसिक आयाम है वह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आप सभी लोग इससे जूझ रहे होंगे, दिन रात इससे दो चार हो रहे होंगे। तो मेंटल डायमेंशंस का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक गलती को सुधार लेते हैं सबसे पहले। देखिए कल जब हम लोगों ने फिजिकल डायमेंशन के बारे में पढ़ा था तो उस समय हमने बीएमआई के बारे में आपको बताया था, बॉडी मास इंडेक्स, और उसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने का जो फार्मूला है वह वेट बटे हाइट होता है। वेट किलोग्राम में हो सकता है और हाइट मीटर में हो सकता है, लेकिन इसमें एक गलती हो गई थी, हाइट में मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो फार्मूला हमने दिया था बीएमआई का, उसमें मीटर का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। और यह सुधार जिन लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाने के दौरान हम ये बताना भूल गए थे कि ये मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, बाकी चीजें सही हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज दूसरे डायमेंशन की तरफ, मेंटल डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप जानते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः कल्याण या वेल बीइंग की जो सिचुएशन है उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। इस बात को पकड़े रहिएगा जब तक आप हेल्थ साइंस पढ़ेंगे, बाकी जो एचईओ की तैयारी करेंगे, तब तक जो स्वास्थ्य की आपकी परिभाषा है वो क्या रहेगी? वो यही रहेगी कि स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। ठीक है, वह क्या है? वह सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी वह स्वस्थ होता है। मतलब एक व्यक्ति के चारों ओर का जो पर्यावरण है उसे स्वस्थ होना चाहिए, तभी व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल जो डायमेंशन था, जो शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा कर लिया है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य का भी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी वजह से बहुत सी नई बीमारियों का जन्म हो जाता है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है। ठीक है, दूसरी एक बीमारी जो सबसे चर्चा में रहती है वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन आप जानते हैं यह भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो ये सब बीमारियां, जब दिमाग डिस्टर्ब होता है ना तो सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं अत्यधिक तनाव की सिचुएशन में। और आज की सिचुएशन ऐसी है कि हर व्यक्ति के साथ तनाव जुड़ा हुआ है। चाहे आजकल तो सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है युवाओं से ज्यादा बच्चों में तनाव है, और बच्चों में अलग अलग टाइप का तनाव है। जैसे विद्यालय जाने पर उनके पास एक जो बहुत बड़े बैग का बोझ है उसका भी तनाव है। ठीक है, और जो बाकी गार्जियन का जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर, आप लगातार देखते होंगे कि कोटा में मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नीट इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब 15, 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं वह इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य इतना खराब है कि उनको अंत में आत्महत्या करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो मेंटल डायमेंशन है उसका शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर रख सकते हैं। ठीक है, बीमारी की हालत में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए दिया है कि केवल मानसिक बीमारी का न होना ही मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, केवल मानसिक रूप से बीमार नहीं है व्यक्ति तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब अब और आसान भाषा में मैं कहूं कि अगर कोई पागल नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको मानसिक बीमारी नहीं है।
ठीक है। मतलब जीवन के जो अच्छे बुरे अनुभव हैं उनको सहजता और सरलता से सामना करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य है। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है वो उतार चढ़ाव भरा होता है। हर व्यक्ति के हिस्से में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। ठीक है। जो वास्तविक आदमी होता है, स्वस्थ आदमी जिसे कहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी वह होता है जो सुख को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करे और दुख का भी बहुत ज्यादा असर अपने स्वास्थ्य पे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे ना पड़ने दे। वही व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ माना जाता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति सुखी हो जाता है तो वह अपने आप को इस हिसाब से प्रोजेक्ट करने लगता है। मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा, जैसे आपने, एक उदाहरण दे देता हूं आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। जैसे इस समय शादियों का सीजन है, आप देख रहे होंगे कि जब शादियां होती हैं तो जो रिश्तेदार होते हैं ना वो हर्ष फायरिंग करते हैं। हर्ष फायरिंग की जो सिचुएशन है वह अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति है। शादी हो गई है, शादी अच्छी हो गई, बुरी हो गई, चाहे जो हो गई हो, शादी हो रही है और अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति है। तो जो नात रिश्तेदार होते हैं वो हर्ष फायरिंग की स्थिति में आ जाते हैं। पता चला गोली चलाए और जो नली है बंदूक की वो किसी दाहिने बाएं घूम गई और हर्ष फायरिंग में हत्या हो गई। अब इसमें समस्या क्या है कि जो अत्यधिक प्रसन्नता वाली सिचुएशन थी उसको व्यक्ति ने बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि उसको सही तरीके से नहीं लिया, वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, उतावला हो गया जिसे कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, हर्ष फायरिंग में हुई और हर्ष फायरिंग में दुर्भाग्यवश किसी की हत्या हो गई। अब यह जो पूरा कार्यक्रम था ये किस में बदल गया, अत्यधिक प्रसन्नता का जो कार्यक्रम था वह अत्यधिक मातम में बदल गया। ठीक है। अब इससे आप क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति है उसने खुशियों को बर्दाश्त करने की क्षमता उसके अंतर्गत नहीं थी। ठीक है, कि वह खुशी को बर्दाश्त कर पाए, उसने उसको इस तरह से व्यक्त किया कि जो अपराध में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। एकदम वही सिचुएशन है कि अगर आपका अच्छा समय है तो अच्छे समय में आप उबाल न मारिए। कहा जाता है ना कि इनको जो है अपनी खुशी जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो आप उसे अपने लैंग्वेज में, अपनी, आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं वास्तव में समझा नहीं पा रहा हूं कि मैं वास्तव में कह क्या रहा हूं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि अपनी जो प्रसन्नता है, अत्यधिक जो प्रसन्नता है उसको बहुत बड़े उसमें फोकस करना। ठीक है। और जब व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति जब दुखी हो जाता है तो उस दुख को इतना ज्यादा महसूस कर लेता है कि उसको वह दुख उसके ऊपर हावी हो जाता है और बाद में हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है। तो जो आप कह सकते हैं जो स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी होता है वह जीवन के जो अच्छे अनुभव हैं उनको भी बहुत सहजता से लेता है। ठीक है। और जो बुरे अनुभव हैं उनको भी बहुत सहजता और सरलता से लेता है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक सुख का होता है, एक दुख का होता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, थोड़ा ऊपर नीचे जिंदगी, यही जिंदगी है और यही चलती रहती है। ठीक है। अब जो इन सबसे आसानी से निपट लेता है वही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है। देखिए, दूसरे शब्दों में कहें कि व्यक्ति की सोचने, समझने, महसूस करने और परिस्थितियों के अनुसार संतुलित प्रतिक्रिया देने की जो क्षमता है उसे उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को व्यक्त करती है। ठीक है। व्यक्ति की सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और किसी भी बात को महसूस करने की और परिस्थितियों के अनुसार, जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से संतुलित प्रतिक्रिया देने की जो क्षमता है उसे ही स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ मानसिक स्थिति कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना स्थिर है, कितना सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। और तनाव से निपटने में कितना सक्षम है। मतलब जो स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी होता है वही स्थिर होता है, सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव होता है और तनाव से निपटने में कितना सक्षम होता है, वही व्यक्ति इन समस्याओं से निकल सकता है और संतुलित प्रतिक्रिया दे सकता है। और आप कह सकते हैं कि सहजता और सरलता से जो समस्याएं हैं, जो अच्छे बुरे अनुभव हैं, उनको सहजता और सरलता से जो है सामना कर सकता है। ठीक है। तो स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी यही होता है। अब स्वास्थ्य के जो मानसिक आयाम है उसके जो प्रमुख पहलू हैं उसके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला जो पहलू है वह इमोशनल बैलेंस का है। ठीक है। एक मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है अपनी भावनाओं को, चाहे वह क्रोध हो, चाहे भय हो, चाहे प्रेम हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे दुख हो, आदि पर नियंत्रण रखना जानता है। मतलब खुशी पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना और दुखी पे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। मतलब एक सामान्य सी स्थिति, हाँ ठीक है, बढ़िया है, खुश है तो बहुत अच्छा है, बुरा हो गया, हाँ ठीक है, इससे भी निपट लिया जाएगा। इसे सामान्य सिचुएशन कहते हैं। वास्तव में जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो ये चीजें ऋषि मुनियों में दिखाई देती हैं। ठीक है। जो ऋषि मुनि होते थे
जो दार्शनिक होते थे वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेकर न तो बहुत ज्यादा खुश होते थे और ना ही किसी दुख को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी होते थे। ठीक है, यानी उनका जो मानसिक लेवल था वो बहुत ऊपर था, बहुत स्वस्थ थे, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की गई। ठीक है, तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वो भावनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वो इमोशंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वह क्रोध के हो सकते हैं, वो भय के हो सकते हैं, प्रेम के हो सकते हैं, ईर्ष्या के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, सब पे वह नियंत्रण रखता है। और वह किसी भी भावना में बहने के बजाय उसे स्वीकार करता है और सही तरीके से उसे व्यक्त करता है। ठीक है, तो इमोशनल बैलेंस इसे प्रभावित करता है। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो अपनी शक्तियों को जानता है और अपनी लिमिटेशन को जानता है। अब देखिए, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सबको पता होगा कि जैसे आपको जीएस फर्स्ट पेपर पढ़ना है और जीएस सेकंड पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि जीएस फर्स्ट में हम 50 में 40 प्रश्न कर जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि हम जीएस के 50 प्रश्नों में 25 से 30 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जीएस सेकंड की बात आएगी तो कोई कहेगा कि हम मान लीजिए कि 100 प्रश्न है, 100 में 70 प्रश्न कर जाएंगे। कोई कहेगा कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो 50 भी नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आपकी क्षमता कितनी है। ठीक है, आपकी शक्तियां क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, और व्यक्ति को अपने सिवा उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी शक्तियों को पहचानता है, जो अपनी सीमाओं को जानता है कि हम कहां तक जा सकते हैं, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, दूसरी चीज, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रति बहुत पॉजिटिव है, बहुत जरूरी है पॉजिटिव रहना। ठीक है, आप जानते हैं कि लगातार नकारात्मक सोचते सोचते, भाई स्टूडेंट लाइफ में है आप, सबसे जरूरी तो यहाँ यही होता है कि पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, दुनिया भर में केवल एक स्थान है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक स्थान है, वह है प्रयागराज। प्रयागराज एकमात्र स्थान है पूरी दुनिया का जहां आप यह देख सकते हैं कि लोग अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए और अंतिम वर्ष तक, मतलब अगर वो 21 साल से तैयारी शुरू किए हैं तो 40 वर्ष तक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और कभी कभी तो ये सिचुएशन हो जाती है कि अगर 40वां पार हो गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो उसके बाद वह टीजीटी पीजीटी की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उन्हें अपने प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उन्होंने बनाए रखा है। अगर इस चीज को वो भूल जाए, और एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ की जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं, जो सामाजिक स्थितियां आप कह सकते हैं, कि यहाँ अगर 42-45 साल का लड़का सड़क पे सब्जी लेने घूम रहा है तो उससे कोई नहीं पूछता है कि आप इतने दिन क्या करते हैं, क्योंकि उसको एक तो अपने टाइप के लोग मिलते हैं। अगर अपने टाइप के लोग नहीं भी मिलते हैं तब भी आदमी सोचता है कि पढ़ रहे हैं, और मतलब लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है। अगर यही लड़का यहाँ से उठ करके लखनऊ चला जाए तो जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ में सुबह से जो है जूता मोजा चमका के, टाई लगा के, शर्ट पैंट लगा के आदमी काम पे निकल जाता है, और यह बच्चा वहां घुटन पैदा करे महसूस करेगा। ठीक है, यह स्टूडेंट, तो वही मैं कह रहा हूं, यहाँ क्या है कि इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल हमारा दिन आएगा, और आया भी है, ऐसा नहीं है, अंतिम अटेम्प्ट तक लोग पढ़े हैं। अभी पीसीएस के रिजल्ट में आपने देखा होगा कई सारे सीनियर ऐसे हैं जो अंतिम अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं, और यही एक दो जो उदाहरण है ना, इसी चक्कर में 10-20 हजार लोग पड़े रहते हैं। ठीक है, जो 2-4 उदाहरण मिल जाते हैं हर रिजल्ट में, उसी चक्कर में 10-20 हजार लोग पड़े रहते हैं, और इस उम्मीद के साथ आज नहीं तो कल मेरा नंबर आएगा। और उनका सबसे अच्छा जो वो होता है, वह अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ का कोई सीनियर स्टूडेंट सुसाइड किया हो। एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी सीनियर स्टूडेंट को कभी आपने सुसाइड करते हुए नहीं सुना होगा। जितना आपने कोटा में आत्महत्या सुनी, जितना अन्य जगहों पे आपने आत्महत्या सुनी है, उतना कभी प्रयागराज में आत्महत्या आपने नहीं सुना होगा। प्रयागराज में सीनियर स्टूडेंट कभी सुसाइड नहीं करता है। जो नए स्टूडेंट हैं, जिनके ऊपर अलग तरह का दबाव होता है, हालांकि घटनाएं पता नहीं क्या क्या होती हैं, उनमें ये समस्या है। लेकिन पुराने जितने स्टूडेंट आपको मिलेंगे वो जुझारू थे, सकारात्मक थे, लड़ना जानते थे, मेहनत करना जानते थे, भगवान पे भरोसा रखना जानते थे, लड़ते किससे थे, किस्मत से लड़ते थे। ठीक है, तो ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत रहते थे और बहुत स्वस्थ रहते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही
आत्मविश्वास आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से में निर्णय लेने में मदद करता है। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आप किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। ठीक है, बहुत ऐसी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं जहां सिर्फ आपका आत्मविश्वास ही आपको बचा सकता है। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है। दो चीजें आप याद रखिएगा जीवन में, आप स्टूडेंट हैं और बहुत जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो एक तो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी नहीं जानी चाहिए कभी, और दूसरी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कभी न खोइएगा। अपने से प्यार करना कभी व्यक्ति को कम नहीं करना चाहिए और न तो अपने आत्मविश्वास को खोना चाहिए। यही दो चीजें हैं जो जीवन भर आपके साथ रहेंगी और आपके रास्ते को हमेशा सरल, सुगम और आप कह सकते हैं कि खुशनुमा बनाए रखने के लिए यही दो चीजें जरूरी हैं। बाकी सुख और दुख हर जीवन का अंग है, सब व्यक्ति के आता है। जो बड़ा आदमी है वो अलग तरह का दुखी है, जो छोटा आदमी है उसका दुख अलग है, जो पैसा नहीं कमाता है वो पैसा कमाने के लिए दुखी है, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो पैसा छुपाने के लिए दुखी है, दिन रात जुगाड़ करता है किस तरह से हम सरकार को टैक्स देने से बच जाएं 10 रुपए। ठीक है, तो सबकी समस्याएं हैं, सबका अपना जीवन है, इसी के बीच में सारी चीजें चलती रहती हैं, अंत में सारी चीजें समाप्त हो जानी है एक सीमा के बाद जाकर के। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जितनी दूर आप अपने आसपास रहिए, जहां भी रहिए, अपने आसपास की जो एरिया है वह अपने प्रभाव से आलोकित किया करिए, लोगों को प्रसन्न रखिए, अच्छी सोच दीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि संबंधित व्यक्ति इस चीज में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास बिल्कुल न करिए, न तो अपने और न तो अगले। ठीक है, क्योंकि आप जान लीजिए एक चीज, अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ है, ठीक है, और पड़ोसी के घर में अमरूद का पेड़ नहीं है, इस बात को मैं बहुत आसान उदाहरण एक देता हूं। आपके घर में अगर पेड़ है और पड़ोसी के घर में नहीं है, पड़ोसी के घर में बच्चे हैं लेकिन अमरूद का पेड़ नहीं है, तो ये पत्थर यहां जरूर मारेंगे। यह इंसान का नेचर है, दुश्मनी नहीं मैं कह रहा हूं, ये दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, ये मनुष्य का नेचर है कि अगर वह देखेगा बच्चा है, कोई बड़ा है, किसी की का भी मन कर सकता है कि अरे अमरूद है, पेड़ पे लटका है, कोई नहीं है, एक पत्थर मारेगा, वो पत्थर किसी को भी लग सकता है। ठीक है, अगर इसके भी घर में अमरूद का पेड़ हो जाएगा, इसके भी घर में इसका पेड़ हो जाएगा, तो यह जो पत्थर चलाएगा वह अपने घर पे चलाएगा, आपके घर पे नहीं चलाएगा। ठीक है, ये बहुत सामान्य सी बात समझने वाली है। आप सुखी रहिए तो आपका पड़ोसी सुखी होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप सुखी हैं, आपका पड़ोसी सुखी नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके सुख में खलल कौन डालेगा, यही पड़ोसी डालेगा। इस बात को बहुत व्यवहारिक रूप से समझिएगा। ठीक है, तो आप सकारात्मक रहिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, जितने लोग आप संपर्क में आपसे आए, आप उनको सकारात्मक सोच दीजिए और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी प्रयास करिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इस परीक्षा में कैसे पास किया जा सकता है, तो आप उसको गलत रास्ता बिल्कुल न बताइए, उसको सही रास्ता बताइए, उसको समझाने का प्रयास करिए कि आप इस तरह से जाएंगे तो सही जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैंने इस बात को जोर देकर इसलिए कहा क्योंकि आजकल ऐसी समस्याएं समाज में बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक है, लोग किसी के सीने पे पैर रखकर किसी की भी कीमत पर अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो गलत है, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ये तो आपको बताना नहीं है, आप स्टूडेंट हैं और स्ट्रेस से रोज आप स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, जो तनाव प्रबंधन है वह कैसे किया जाए, तो तनाव जीवन का अनिवार्य अंग है, आप जानते हैं। और जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य का एक मुख्य आयाम यह है कि व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना कितनी सरलता और सहजता से करता है। ठीक है, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों से जल्दी उबरने की क्षमता रखता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, आत्मविश्वास आपके अंदर है, तो आप किसी भी समस्या से बहुत जल्दी उबर जाएंगे। ठीक है, तनावपूर्ण स्थितियों से जल्दी उबर जाएंगे। अगर आपके इसमें से कुछ भी नकारात्मक है, तो वह तनाव आपके जीवन पे इतना भारी पड़ेगा कि आप हाइपरटेंशन और डिप्रेशन, जो हमने आपको शुरू में बताया, इन बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव सोचते रहिए, अच्छा करते रहिए। ठीक है, साथ ही स्पष्ट सोच और नई चीजों को सीखने की जो जिज्ञासा है वह मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक होने का संकेत है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, जो नई चीजें सीखने की जिज्ञासा है, व्यक्ति रोज नई चीजें सीखना चाहता है और उसकी जो स्पष्ट सोच है, ये सारे स्वस्थ मस्तिष्क के उदाहरण है या स्वस्थ मानसिक स्थिति के उदाहरण है, इसे याद रखेंगे। साथ ही अगला जो इसमें कारण है वह सोशल एडजस्टमेंट है।
सोशल एडजस्टमेंट का मतलब सामाजिक सामंजस्य। जो मानसिक स्थिति है या मेंटल डायमेंशन है, वह सीधे सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव डालता है। अब देखिए, अब ये इसको डालता कर लीजिएगा, डालता है। अब देखिए क्या है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपको समाज में सारी चीजें अच्छी दिखेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। जहां भी बात करेंगे थोड़ी देर चिड़चिड़ा जाएंगे, झगड़ा करने की सिचुएशन में आ जाएंगे, तो आपका जो सामाजिक व्यवहार है ना, वह खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, झुंझलाहट आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी बात पे आप बहस करने की सिचुएशन में आ जाएंगे, लड़ने की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो जो मेंटल डायमेंशन है, यह आपके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। ये बताना नहीं है, आप अपने ऊपर इसको लागू करके देखिए। आपको सारी चीजें आपके अंदर ही हैं, कुछ बाहर खोजने नहीं जाना है। आपका एक घर है और इस घर के चारों ओर कई और घर हैं। इन्हीं के बीच में पूरा आपका जो हेल्थ का, जो स्वास्थ्य का समाजशास्त्र है, बस यही समाज में, बस इतने में ही है। इतने में ही समझ लेंगे तो सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। साथ ही जो आपकी मानसिक स्थिति है, यह दूसरों के संबंध निर्माण में भी सहयोग करती है। मैंने आपको बताया ना कि आपका व्यवहार, मानसिक स्थिति का असर सीधे किस पे पड़ता है? आपके व्यवहार पे पड़ता है। आपका जो व्यवहार है वह समाज में जाता है तो वह सामाजिक व्यवहार हो जाता है। किसी व्यक्ति से आप व्यवहार स्थापित करते हैं तो व्यक्तिगत व्यवहार जो रहता है, व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आने पे, तो उससे संबंध निर्माण में आपका व्यवहार काम करता है। और व्यवहार चूंकि मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन से रिलेटेड है, तो दूसरे के संबंध निर्माण में भी यह सहायक होता है। मानसिक स्थिति अच्छी है तो व्यवहार अच्छा बनाएंगे, खराब है तो फिर खराब व्यवहार हो जाएगा, ठीक है, या बना हुआ व्यवहार खराब हो जाएगा। अगला है सामाजिक नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में। जो सामाजिक नियम अभी तक स्थापित हो रहे हैं, हो चुके हैं, जैसे आदमी बड़ों का सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, छोटों को प्यार दुलार से रखता है, ये सबसे सामान्य सा सामाजिक नियम है। तो अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक है तब तो आप इन सामाजिक नियमों को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर दिमाग डिस्टर्ब हो गया तो पता चला पिताजी से ही पैर छुआ रहे हैं आप, पिताजी से ही को ही आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सामाजिक नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना आवश्यक है। साथ ही दूसरों की भावनाओं के प्रति इंपैथी रखना। दूसरों की भावनाओं के प्रति इंपैथी रखना, इसका मतलब क्या है कि दूसरों की भावनाओं के प्रति जो समानुभूति है वह रखना, ठीक है। अब देखिए, मैं दो शब्दों की चर्चा आपसे करना चाहूंगा। एक शब्द है सिंपैथी। कौन सा शब्द है? सिंपैथी। सिंपैथी को हिंदी में कहते हैं सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति। और दूसरा शब्द है इम्पैथी। इम्पैथी, इन दोनों शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समानुभूति, ठीक है, समानुभूति। अब देखिए, अगर हिंदी में समझते हैं तो समानुभूति मतलब समान अनुभूति, और सहानुभूति का मतलब इसमें समान नहीं है, ठीक है, इसमें समान है। व्यक्ति के जैसी अगला व्यक्ति अनुभूति कर रहा है वैसे यहां भी अनुभूति हो रही है, जबकि सहानुभूति में ऐसा नहीं है। तो सिंपैथी और इम्पैथी, इन दोनों शब्दों को जान लेते हैं। देखिए, वास्तव में जो सहानुभूति होती है, इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दया भाव रखना, ठीक है, दया भाव रखना। जब आप इथिक्स पढ़ेंगे ना, आजकल समस्या ये है कि अब हमको इथिक्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी नैतिकता अब खत्म हो गई है पूरी तरह से। तो अब किताबों में आ गई है, किताबों से ये सिखाया जाता है कि बेटा जो बड़े हैं उनको नमस्ते किया जाना चाहिए, ठीक है। ये अब इथिक्स आपको बताना पड़ रहा है कि नैतिकता क्या होती है, ठीक है, नैतिकता क्या है, यह आपको पढ़ाना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, और यह दुर्भाग्य ही है। फिर भी सिंपैथी क्या है? सिंपैथी को सहानुभूति कहते हैं, और आप इसे दया भाव के रूप में समझ सकते हैं कि किसी के प्रति दया रखना या सहानुभूति रखना या चिंता महसूस करना। मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है जो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। अब इसका मान लीजिए कोई एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी परीक्षा में फेल हो गया है, ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट किसी परीक्षा में फेल हो गया है और मात्र 1 नंबर से फेल हो गया है, ठीक है, 1 नंबर से फेल हो गया है कोई व्यक्ति। अब 1 नंबर से कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो गया है, आपको पता चला, तो आप जाएंगे तो उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करेंगे, उसके प्रति दया भाव रखेंगे, उससे कहेंगे कि भाई चलो, भगवान को यही मंजूर था, तुम्हारी किस्मत नहीं थी, और मेहनत करो, आगे चले जाओ, ठीक है। और मतलब आप उसके प्रति दया रखेंगे, आपको आएगा कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ी सी संवेदना व्यक्त करेंगे। जबकि जब समानुभूति की हम बात करते हैं तो जो यह व्यक्ति फेल है, जो दुखी है, ठीक है, इसके दुख को स्वयं महसूस करना, ठीक है, दुख को स्वयं महसूस करना मतलब उसका जो दिल है, उसका जो हर्ट है, उसके हर्ट में या दिल में क्या हो रहा है, उससे अपने हर्ट को जोड़ लेना,
मतलब आप समझ रहे हैं, उस लेवल तक अपने को कनेक्ट करना, उस लेवल तक कि जो व्यक्ति, जैसे होता है ना कि दो व्यक्ति एक जान जिसे आप कहते हैं, ठीक है, दो जिस्म एक जान, मतलब क्या होता है कि शरीर दो है, आत्मा एक है, ठीक है, शरीर क्या है, दो है, लेकिन आत्मा एक है। जो समानुभूत होता है उसमें उसी आत्मा की बात की गई है, उसी हर्ट की बात की गई है कि एक दिल है और दो जिस्म है। मतलब आप उस लेवल पर जाकर सोच रहे हैं जिस लेवल पर यह व्यक्ति स्वयं दुखी है, इसे कहते हैं समानुभूति, वही अनुभव करना जो वह व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। जबकि सहानुभूति में आप दया करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है वह दया नहीं करता है, वह लोगों के साथ समानुभूति करता है, मतलब जितने दुखी वो होते हैं उस लेवल पे जाके वह दुखी होता है। और जब कोई व्यक्ति उसी लेवल पे जाके दुखी होता है तो इसका मतलब वह उससे आत्मीय संबंध रखता है, ठीक है। कैसा संबंध रखता है, आत्मीय संबंध रखता है, बहुत गहरा जुड़ाव जिसे होता है, बहुत गहरा लगाव जिसे होता है, वह किसी व्यक्ति के प्रति इंपैथी रखता है। नहीं तो सिंपैथी देने वाले तो रास्ते में चलते हुए मिल जाते हैं। इंपैथी वह देता है जो आपके लेवल पर जाके, जहां आप दुखी हैं उस लेवल तक जाके वह दुखी होता है, उसे इंपैथी कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, सेंस ऑफ रियलिटी की बात करते हैं कि सेंस ऑफ रियलिटी क्या है। यानी इसे आप वास्तविकताओं का बोध कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सेंस ऑफ रियलिटी को कह सकते हैं आप वास्तविकता का बोध, वास्तविकता का बोध। अब इसमें क्या होता है, देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, देखिए स्वास्थ्य है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, ऐसे याद, इसे लिख लीजिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, यह वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, अपनी समस्याओं का जो सामना है वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से, मतलब रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से वह करता है, ठीक है। साथ ही अपनी किसी भी समस्या के लिए दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। आप इस बात को समझ रहे हैं, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, मतलब वह हवा में बात नहीं करता। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है क्या करता है, हवा में बात नहीं करता। जो वास्तविक स्थिति है, जैसे स्टूडेंट ने परीक्षा में मेहनत किया, परीक्षा दिया और परीक्षा पास नहीं कर पाया, फेल हो गया, ठीक है, तो उसे क्या करता है, उसे वह स्वीकार कर लेता है, इजीली स्वीकार कर लेता है कि हमारी कहीं कहीं कोई कमी रह गई और हम फेल हो गए, तो उसे वह स्वीकार कर लेता है। अब जब फेल हो गए, इसे स्वीकार कर लिया, अब ये जो समस्या आई उसके समाधान का प्रयास वह शुरू कर देता है, ठीक है। समाधान का प्रयास शुरू कर देता है कि आखिर इस परीक्षा में हम फेल हो गए हैं तो हमारी क्या कमियां रह गई हैं, उस कमियों को सुधारने की तरफ वह एक्टिव हो जाता है और सीधे समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करने की जो क्षमता होती है वह एक स्वस्थ मस्तिष्क में होती है। नहीं तो क्या होता है कि फेल होने के बाद कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं और तब तक भटकते हैं जब तक नई परीक्षा की तिथि नहीं नजदीक आ जाती, अपने आप को सुधारने का मौका नहीं दे पाते और पता चला कि एक परीक्षा से छूटे तो अगली परीक्षा भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी होता है वो जैसे ही पता चला इस परीक्षा में हम फेल हैं, तुरंत वह योजना बनाता है। पहले यह देखता है कि किन चीजों में हम फेल हैं, कौन सी चीजें हमारी कमजोर रह गई हैं, उसे सुधारने की तरफ प्रयास करता है और सीधे अगले टारगेट को हिट करने के लिए अपने आप में जो परिवर्तन होना चाहिए वह करना शुरू कर देता है, सुधारना शुरू कर देता है और आगे बढ़ जाता है, समस्या समाधान पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो सेंस ऑफ रियलिटी मतलब वास्तविकता का बोध होना चाहिए और यह स्वस्थ मस्तिष्क की पहचान है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि एक स्वस्थ मस्तिष्क के क्या क्या लक्षण हैं। तो एक तो इमोशनल बैलेंस है, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस है, तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट है और चौथा सोशल एडजस्टमेंट। एक जो स्वस्थ मस्तिष्क है ये सब उसके जो है अंग है। सेंस ऑफ रियलिटी मतलब वास्तविकता का बोध भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन-कौन से श्रेणी हैं? एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर है और तीसरे सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर। यही 3 तो आपको पढ़ना है, यही आपका एचईओ का सिलेबस है। तो प्रमुख कारक जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं उसको देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में कौन-कौन से फैक्टर हैं? एक तो आनुवंशिकता है यानी जेनेटिक्स है, दूसरा ब्रेन केमिस्ट्री है और तीसरा है मस्तिष्क की गंभीर चोट। अब देखते हैं आनुवंशिकता किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
क्या आपको पता है कि कोई ऐसी बीमारी होती है जो मानसिक रूप जो मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है और वह आनुवंशिक बीमारी है? तो देखिए कई शोध ऐसे हैं जो बताते हैं कि कुछ मानसिक विकार होते हैं जैसे सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया यह आनुवंशिक बीमारी के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है, ठीक है? साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके बारे में सब हम पढ़ाएँगे जब आगे चल के इसके पढ़ेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर यह भी मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है और यह भी जो आनुवंशिक बीमारी में इसे भी शामिल किया जाता है। सिजोफ्रेनिया है ये, ठीक है? सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको मैं सही से लिख देता हूं, देखिए सिजोफ्रेनिया, देखिए सिजोफ्रेनिया, ठीक है? और बाइपोलर डिसऑर्डर ये आनुवंशिक बीमारियां हैं और ये दोनों बीमारियां मस्तिष्क से संबंधित हैं, मानसिक बीमारियों से संबंधित हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये मानसिक विकार हैं जो आनुवंशिक है, ठीक है? और ये परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यदि परिवार के किसी करीबी सदस्य को कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या इनमें से रही है तो अन्य सदस्यों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है, ऐसा शोध बताते हैं, ठीक है? अब आते हैं ब्रेन केमिस्ट्री की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन होते हैं? तो आप जानते हैं कि जैसे सेरोटोनिन नामक रसायन का नाम आपने सुना होगा, सेरोटोनिन, ठीक है? इसके साथ साथ डोपामाइन। आप जानते हैं जो हमारे शरीर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, अब उसमें जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, इनका जो असंतुलन है, ठीक है? उससे क्या हो जाता है? उससे डिप्रेशन की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है? उससे क्या होता है? डिप्रेशन की सिचुएशन हो जाती है, उससे एंग्जायटी की सिचुएशन हो जाती है, चिंता की अवसाद की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है? तो ये समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो जो ब्रेन केमिस्ट्री है, जो मस्तिष्क का रसायन शास्त्र है, उसमें डिस्टर्बेंस से भी मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है, मस्तिष्क की गंभीर चोट। मान लीजिए किसी को बचपन में कोई गिर गया कहीं से और दिमाग में गंभीर चोट आ गई, तो कभी-कभी ऐसी समस्याएं देखी गई हैं कि किसी को बचपन में गंभीर चोट आने से धीरे-धीरे उसे मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है और जो पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये बहुत आसान सी बात है समझना, ठीक है? अब आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, बचपन की कोई ऐसी घटना, देखिए बचपन की ऐसी कोई घटना, मान लीजिए कोई दुखद अनुभव है। अब जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में बरगी बांध में एक घटना आपने देखी कि वहां पे एक क्रूज डूब गई। अब उस घटना में वो माँ बेटे का तो चित्र बहुत हृदय विदारक है, आप सबने देखा होगा। लेकिन मुझे तो पूरा डिटेल से नहीं पता है, अगर वहां से कोई भी बच्चा उस घटना से बच गया होगा, ठीक है? कोई भी बच्चा या उस परिवार के कई सदस्य हैं जो कई परिवारों के सदस्य हैं जो उस घटना से बच गए हैं। अब जो भी यहाँ से बचा है उसकी जो मानसिक स्थिति है वह आजीवन के लिए डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है? वो उस घटना को याद करके सिहर जाएंगे, ठीक है? बैलेंस नहीं हो पाएंगे, कहीं पानी में जाएंगे, कहीं नाव में जाएंगे, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो डर जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि ऐसे लोग जो नदियों पे पुल बने होते हैं ना, उसको क्रॉस करने से डरने लगते हैं। तो बचपन की कोई घटना होती है जिसका बहुत असर मस्तिष्क पे पड़ जाता है तो मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? नकारात्मक व्यवहार, देखिए क्या होता है कि जो आपकी निगेटिव थिंकिंग है वह आपके धीरे धीरे व्यवहार में आ जाती है, ठीक है? और लगातार आप नकारात्मक व्यवहार अगर करते जा रहे हैं, ठीक है, लगातार, जो मान लीजिए कि किसी भी समस्या से जो निपटने का आपका तरीका है वह नकारात्मक है, ठीक है? नकारात्मक तरीके से जो है आप किसी समस्या से निपट रहे हैं बार बार, आप उसको सकारात्मक नहीं सोच पाते। जैसे मान लीजिए एग्जाम की ही बात लेते हैं, किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं रहा तो आप पता चला कई दिनों तक रोग आके धीरे 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 जब शरीर की एनर्जी खत्म हो गई तब पता चला उस व्यवस्था से, उस समस्या से, उस घटना से निपट पा रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। आप बार बार निगेटिव ही सोचते हैं तो दिमाग में हमेशा निगेटिव स्थिति ही बनी रहती है और नकारात्मक सोच से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वह आपकी ऊर्जा का होता है, आपकी एनर्जी का ह्रास हो जाता है, आप कुछ अच्छा करने, आप कुछ अच्छा सोचने की सिचुएशन में नहीं रहते। तो यह भी मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। साथ ही हीन भावना, देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, यह जो हीन भावना है ना, यह अपने से व्यक्ति लाता है अपने अंदर, अपने से अपने अंदर पैदा करता है व्यक्ति। क्यों पैदा करता है? आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं है, आपकी जेब में एक रुपया नहीं है, आपकी पड़ोसी के जेब में 1000 रुपया है, ठीक है? लेकिन यह जो रुपया है यह आपके काम नहीं आएगा,
ठीक है, आपकी जेब में जो है वही है। अब इसका देख के आपको दुखी नहीं होना है, या आपको यह नहीं मन में लाना है कि मैं पता नहीं मैं क्यों बहुत गरीब हो गया हूँ, ठीक है, या मेरी बहुत गरीबी है, इसकी बहुत अमीरी है। जो हीन भावना होती है ना, वह व्यक्ति को धीरे धीरे खा जाती है, किसकी तरह, दीमक की तरह। जैसे दीमक किसी लकड़ी को अंदर अंदर चाल देता है, वैसे ही जो हीन भावना होती है व्यक्ति की, वह धीरे धीरे स्वयं को खत्म कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। हमने आपको पहले ही कहा था कि पहला काम करिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू कर दीजिए। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको भगवान ने बनाया है, ठीक है, एक चीज दिमाग में रख लीजिए, आपको किसने बनाया है, आपको बनाया है ईश्वर ने। ईश्वर ने किसी उद्देश्य से आपको बनाया है। किससे बनाया है, किसी उद्देश्य से आपको बनाया है, और उस उद्देश्य तक पहुंचाने का काम किसका है, ईश्वर का। कैसे पहुंचाएंगे, वह आपसे काम कराएंगे कर्म के द्वारा। ठीक है, आपको कर्म के द्वारा उस जगह तक ले जाएंगे जहां तक उनको ले जाना है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद करिए कि आप अपने काम के लिए नहीं आए हैं, आप ईश्वर के काम के लिए यहां भेजे गए हैं। ठीक है, और ईश्वर अपना काम जरूर कराएगा आपसे, वो चाहे जिस माध्यम से कराए। ठीक है, अगर आप अपने जीवन की घटनाओं को महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप जहां जाना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उससे अलग हट गए हैं। आप कुछ और कर रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, मतलब जो आपके मन में था वो नहीं हो पा रहा है, जो आपने सोचा नहीं था उधर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपको शुरू कर देनी चाहिए, और आप ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में है, ईश्वर के काम के लिए यहाँ आए हैं, और ईश्वर अपना काम आपसे करा लेगा। तो आप फालतू हीन भावना रख रहे हैं, आप ईश्वर के दूत हैं, और वह काम आपको करना ही है, करके ही जाना है। जब आपका काम यहाँ संपन्न हो जाएगा, तब अंत में आपकी डेथ हो जाएगी, और ईश्वर आपको हमेशा के लिए अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। बात समझ गए आप? बस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, हीन भावना से बाहर निकल जाइए, क्योंकि हीन भावना धीरे धीरे जीवन को समाप्त कर देती है। धीरे धीरे तमाम तरह की बीमारियां आती हैं, और जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है अपने कारण से, अपने से हीन भावना पैदा किए, तो आप अपने परिवार को नुकसान करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा आप प्रेम करते हैं उसको नुकसान करेंगे, जो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसको नुकसान करेंगे, आप जिस समाज में रहते हैं उसको नुकसान करेंगे। तो पूरी व्यवस्था को आप डिस्टर्ब कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच गलत है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हमारे पास जो है वही हमारा है, और उसी में हमको आगे बढ़ना है। कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, सबको काम करने का अवसर मिलता है, सबको परिस्थिति मौका देती है। जो उस अवसर और उस मौके का लाभ उठा लेता है वही आगे जाता है। वह समय आज आपके हाथ में है। आप अपनी परिस्थिति को एक झटके में बदल सकते हैं, और नहीं तो उसी परिस्थिति को ढोते ढोते जीवन बिता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला फैक्टर देखते हैं, सोशल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर किस तरह से आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सामाजिक और पर्यावरणीय कारक हैं, वह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ है, आप अपने पे लेके जाइए। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, गरीबी है, तो समाज में बहुत अच्छा सम्मान नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता है, और ये आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। बेरोजगारी है, यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। 4 बार अगर कोई आपका हालचाल ले ले, तो भले ही वह आपके प्रति इंपैथी रखता है, लेकिन आपको लग जाएगा कि मजा लेने के लिए फोन कर रहे हैं। अगर किसी का रिजल्ट निगेटिव है और किसी ने फोन कर दिया, भले ही वह आपके प्रति इंपैथी रखता है, उतना सोचता है, उतना आपके प्रति आपको समझता है, लेकिन आपको लग जाएगा कि यह मजा लेने के लिए फोन कर रहा है। तो ये सारी स्थितियां मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। तो गरीबी, बेरोजगारी, और गरीबी के चक्कर में आदमी कर्ज ले लेता है। ठीक है, तो इन सबसे क्या होता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तनाव हो जाता है, और यह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण का मानसिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार में लगातार कलह हो रहा है, तो उसका मानसिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, आस पड़ोस पर पड़ेगा। अगर माता पिता में लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव मानसिक स्थिति पर बहुत पड़ता है। अगर व्यक्ति अकेला है, अकेलापन इस समय सबसे बड़ी समस्या का कारण है, अकेलापन, जिससे मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तो अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, मानसिक स्थिति को लेकर के। तो ये सभी कारण है जो मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। काम का दबाव, अब देखिए काम का दबाव भी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करता है। और ये 1 मई को, अभी 1 मई को वो था ना, 1 मई 2026 को विश्व मजदूर दिवस है। इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। इसी दिन एक रिपोर्ट आई थी।
ठीक है, उस रिपोर्ट को मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम में। विश्व मजदूर दिवस के दिन एक रिपोर्ट आई थी, हालांकि मैं उस रिपोर्ट की आपको चर्चा भी कर देता हूं, देखता हूं। देखिए 1 मई को यह रिपोर्ट जारी हुई है, अभी 1 मई 2026 को। इसमें देखिए दिया है काम का जो दबाव है, काम का दबाव बनता जा रहा है खामोश कातिल, प्रतिवर्ष हो रही 8.4 लाख मौतें। देखिए दिया है काम के लंबे घंटे, असुरक्षा, मानसिक तनाव से करोड़ों की सेहत को नुकसान हो रहा है। ठीक है, जब से मैं एचईओ पढ़ा रहा हूं तब से ऐसी जो भी खबरें रहती हैं वो मैं आपके लिए सेव कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल देना रहता है और बिल्कुल अपडेट चीजें आपको बतानी रहती हैं। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। जिनेवा, नई दिल्ली, काम का बढ़ता दबाव अब केवल थकान का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब वैश्विक स्तर पर एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की रिपोर्ट है द साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। कौन सी रिपोर्ट है? द साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट है, और इसके अनुसार काम से जुड़े मानसिक सामाजिक जोखिम हर साल 8.4 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, द साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे और इसको पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसे डाल दूंगा, तो ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की यह रिपोर्ट है, द साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए वह रिपोर्ट कौन सी है? वह रिपोर्ट है द साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आईएलओ के द्वारा जारी की गई है और बताया गया है कि 8 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष काम के दबाव में मर जाते हैं। इनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, अन्य कारण हो जाते हैं। 8 लाख प्लस लोग प्रतिवर्ष काम के दबाव में मरते हैं, या पागल हो जाते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये काम का दबाव है। ठीक है, जो कोटा वगैरह में बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि माँ बाप की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, उसका उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, उसकी वजह से वह सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि उनकी सीमा कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन माता पिता उनसे पूछते नहीं है, उनपे अपनी जो अपने जो सपने हैं उन पे लाद देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से अंत में बच्चे टूट जाते हैं, जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। तो काम का जो दबाव है इसका मानसिक स्थिति पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, साथ ही लाइफ स्टाइल फैक्टर भी काम करते हैं मानसिक स्थितियों में। लाइफ स्टाइल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, जैसे लोग शराब पीते हैं, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, तो शराब और ड्रग्स ये सभी जो है, जो अन्य नशीले पदार्थ है, इनका भी मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही नींद और आहार का असंतुलन, आजकल लोगों में नींद कम आती है लोगों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर आप 7 से 8 घंटे रेगुलर सोते हैं, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपको तनाव कभी नहीं होगा, तनाव कभी नहीं होगा। बहुत खुशी को भी आप बहुत सरलता से लेंगे, बहुत दुख को भी आप बहुत सरलता से लेंगे। टेंशन नाम का जो शब्द है, जो आजकल दिन भर में लोग 1000 बार बोलते हैं, वह बिल्कुल नहीं होगा अगर आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं और जो भोजन है वह संतुलित भोजन कर रहे हैं, घर का बढ़िया भोजन कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह के चक्कर में नहीं है, क्योंकि अगर भोजन से दिक्कत क्या होती है, आपने संतुलित भोजन नहीं किया, आपने फास्ट फूड खाया तमाम, वह भोजन पेट में गया, पेट में उसका जो पाचन है वह सही से नहीं हुआ, तो एक तो आपका जब डाइजेशन नहीं होगा तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पेट गड़बड़ होगा तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? शरीर पे पड़ेगा, मस्तिष्क पे पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बीमारियां इन फास्ट फूड से आएंगी तो उसका भी प्रभाव मस्तिष्क और सेहत पे पड़ेगा। ठीक है, तो आहार का संतुलन होना चाहिए और नींद अच्छी लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे आप सो लीजिए, आपको कोई तनाव नहीं होगा, कोई भी समस्या आ जाए बहुत आसानी से निपट लेंगे आप। ठीक है, और देखिए एक नई चीज जो इस समय जुड़ गई है, वर्तमान में जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, इसका मानसिक स्थिति पे बहुत अच्छा असर है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत तगड़ा असर है। अच्छे का मतलब ये नहीं समझिएगा कि बहुत गुड असर है, बहुत बड़ा असर है। ठीक है, मानसिक स्थिति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है इस समय? सोशल मीडिया का प्रभाव। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखिए, जब इतना मोबाइल का प्रचलन नहीं था, कम मोबाइल थे, या पहले कीपैड वाला जो फोन आता था, उसमें क्या होता था कि आपके पास कम से कम 10 से 20 मोबाइल नंबर ऐसे थे जो आप याद रखते थे। ठीक है, आज आप क्या कर सकते हैं कि मुश्किल से 2 से 3 मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकता है न याद हो। इन 2 से 3 में क्या होगा? 2 ठी आपके घर का होगा और 1 ठी आपका वो पर्सनल व्यक्ति होगा जिसको आप चोरी चोरी फोन मिलाते हैं। ठीक है, तो
3 नंबर से ज़्यादा मुश्किल है कि आपको नंबर याद आ जाए, या इमरजेंसी में किसी का नंबर याद करना हो तो हो सकता है याद आ जाए, संभावना बहुत कम है। तो सोशल मीडिया का व्यक्ति की मानसिक स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो एक तो मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ा है, नींद पे प्रभाव पड़ा है, आहार के असंतुलन पे प्रभाव पड़ा है। बहुत पूरी लाइफ़स्टाइल फैक्टर जो है वह इस समय सोशल मीडिया के इर्द-गिर्द आ गई है, ठीक है? तो सोशल मीडिया का आपके मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे भी बचने का प्रयास करिए, इसका भी असर है, ठीक है? मस्तिष्क की वर्तमान सिचुएशन में। तो यह भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये मुख्य कारण थे जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते थे, ठीक है? तो आपने देखा कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वह किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में विस्तार से आपने देख लिया। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है? अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और एक चीज़ और मैं इसको थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको बता दूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है, शॉर्ट में अगर हम आपको बता दें, तो ध्यान से देखिएगा। स्वस्थ मस्तिष्क के मनुष्यों की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, वह पहली है सकारात्मक सोच होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सकारात्मक सोच होगा, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा भावनात्मक संतुलन होगा उसमें, ठीक है? भावनात्मक संतुलन होगा, मतलब हमने आपको बताया गुस्सा, दुःख, खुशी को सही तरीके से वह व्यक्त कर सकता है, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम। तीसरा उसमें आत्मनियंत्रण होगा, आत्मनियंत्रण। अब आप लोग अपने से ना मिलान करने लगिएगा, नहीं तो इसमें से कई समस्याएँ आप में खुद में दिखाई देने लगेंगी। चौथा जो है वह निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। अच्छा देखिए, एक चीज़ बताएँ, जो परीक्षा होती है ना 2 घंटे की होती है। सबने बढ़िया से पढ़ा होता है, लेकिन इस 2 घंटे जिसकी मानसिक स्थिति बैलेंस रहती है, जो मानसिक रूप से शांत रहता है बिल्कुल, स्वस्थ रहता है, वह अच्छा करता है। आप सब लोग एक ही मैटर पढ़ते हैं, सब लोग एक ही, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, किसी और की क्लास ले रहे होंगे, सब लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन कौन किस तरह से किस चीज़ को कोरिलेट कर लेता है, कौन किस तरह से किस चीज़ को सोच के ध्यान रख के उसे याद कर लेता है और कौन उसे किस क्रिएटिविटी के साथ उसे तैयार करता है, यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि सबने सब सही तरीके से तैयार किया, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आती है, तो परीक्षा का जो प्रेशर होता है, वास्तव में जो तैयारी होती है वो तो होती ही है, वो सभी करके जाते हैं। जो वास्तव में परीक्षा का प्रेशर हैंडल कर लेता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। कभी-कभी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा रहती है, आप क्या करते हैं, आसान प्रश्नों की गलतियों से बाहर हो जाते हैं। आसान प्रश्न, और आसान प्रश्न क्यों गलत होते हैं? कभी भी व्यक्ति कठिन प्रश्न से बाहर नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। हमेशा आसान प्रश्न से बाहर होता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो है मानसिक रूप से इतने प्रेशर में रहते हैं, इतने दबाव में रहते हैं कि आप सही चीज़ सोचने में अक्षम हो जाते हैं, ठीक है? और स्वस्थ मस्तिष्क वाला आदमी जो बिना दबाव के जाता है कि जो होगा, वो होगा, हम देख लेंगे, ठीक है? वह क्या करता है, जब आप बहुत अच्छे मन से पर्याप्त नींद, अच्छा भोजन और बढ़िया आप मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, तो आपको 3 पीढ़ियों की बात याद आएगी। ठीक है? कोई भी चीज़ आप गलत नहीं करेंगे। कभी सोते-सोते कहीं पढ़ लिया है, कभी चलते-चलते कुछ देख लिया है, कहीं कान से कोई आवाज़ आ गई है, वो सारी बातें आपको याद आएँगी, ठीक है? तो परीक्षा सिर्फ़ फैक्ट को याद करने की जगह नहीं है, उसको व्यक्त करने की। परीक्षा प्रेशर को हैंडल करना भी सबसे बड़ी परीक्षा है, ठीक है? ये पहली प्राथमिकता होती है, किस तरह से आप प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। जैसे ही उस 2 घंटे के प्रेशर को आप हैंडल कर लेते हैं, आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? बहुत फैक्ट न भी रटिए, प्रेशर को हैंडल करना जान जाएँगे, तो तैयारी आपकी ठीक-ठाक हो जाएगी, ठीक है? नहीं तो बहुत तैयारी के बाद भी हड़बड़ाहट में पता चला किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया, ठीक है? कैसे भरता है आदमी? प्रेशर में भरता है। किसी ने बुकलेट नंबर गलत भर दिया, ठीक है? बुकलेट नंबर, यह भी आदमी प्रेशर में भरता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो आत्मनियंत्रण, निर्णय लेने की क्षमता, तनाव का प्रबंधन, यही मैं आपको बता रहा था कि जो तनाव का प्रबंधन है, वह व्यक्ति बहुत अच्छे से कर लेता है, और आत्मसंतोष, जो हमारे पास है, बस उतना बहुत है। भगवान ने जो हमको दिया है, वो पर्याप्त है। 2 आँखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, भगवान की दया से सब बैलेंस है। जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, वह हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है? तो इसे ध्यान रखेंगे। अब जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? मैं यहाँ शार्ट में लिख देता हूँ, प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो देखिए, एक तो सामाजिक वातावरण है, जिसकी चर्चा हमने किया। सामाजिक वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है? चाहे वह परिवार हो, चाहे वह मित्र हो, चाहे वह समाज हो।
इसमें कौन कौन से आते हैं? परिवार आता है इसमें, इसमें समाज आता है, इसमें मित्र आता है। ये सभी आपके स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्थिति का भी इस पे प्रभाव होता है, आर्थिक स्थिति का प्रभाव इस पे पड़ता है, ठीक है। और अगला जो महत्वपूर्ण, जागरूकता का अभाव या शिक्षा भी, जीवन की जो घटनाएं हैं, जीवन की जो घटनाएं हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जो क्रूज वाला हादसा है, यह भी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। साथ ही व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना, अगर लगातार बीमार रहते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोग लगातार बीमारी से परेशान होकर सुसाइड कर लिए, क्योंकि उनकी जो बीमारियां थी वो असाध्य थी, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो लोग ऊब के जो है सुसाइड कर लिए। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, और मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा और इसे जीवन में उतारने का प्रयास भी करिएगा कि किस तरह से हमें मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है। आपको देखिए, ये जितनी कमियां हैं इसी को दूर कर लेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य सही हो जाएगा। जितना हमने बताया, जो फैक्टर बताया है, जो जो मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, उसी का अपोजिट कर देंगे। तो जैसे जो भी चीजें हमने आपको बताया, जैसे आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक वातावरण है, इसी में सुधार कर लेंगे तो आपकी स्थिति सही हो जाएगी, मानसिक स्थिति, ठीक है। तो जितनी कमियां हैं उसी को दूर करके मानसिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। क्या मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाया, आपको समझा पाया? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।